आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का। ये स्पेशल बैच के बारे में बात करते हैं। तो बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 1 बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए थे। चैप्टर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। हमने क्या बताया था, चैप्टर 1 कंप्लीट होते ही आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सब्जेक्टिव, और उसके बाद मॉडल सेट दिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 में हम दे सकते हैं। क्यों? अध्याय 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये चैप्टर 1 जो है इसमें ये बताया गया है, इससे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये भारतीय इतिहास के अध्ययन की प्रवृत्तियों को बताया गया कि भारतीय इतिहास का अध्ययन कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, ये सब बताया गया। किसमें? इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इसीलिए हम भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का करवाएंगे और इसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्या देंगे, मॉडल सेट के रूप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल अलग होगा, यानी कि उसको अलग तरीका से पूछा जाएगा। रहेगा क्वेश्चन इसी में से, लेकिन उसको क्या किया जाएगा, अलग तरीका से पूछा जाएगा। अब देखिए ऐसे क्यों आपको करवा रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आपका ये पूरा चैप्टर का हम रिवीजन करवा देंगे। ये सारे क्वेश्चन से आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन पर 2-3 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन है ना, उस पर 2-3 क्वेश्चन बताएंगे। इससे क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक और बात कि जो हम देंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो कहां पर देंगे? ये टेलीग्राम ग्रुप में देंगे। कहां पर? ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, वो अलग से जो मॉडल सेट देंगे वो टेलीग्राम ग्रुप में देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहे तो उससे जुड़ सकते हैं। ये चैप्टर खत्म होते ही आपको क्या कर दिया जाएगा, वहां पर हम क्वेश्चन भेज देंगे, जिससे आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इससे वो बिल्कुल अलग होगा, ध्यान रखिएगा। इससे अलग तरीके से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और देखिए आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले चैप्टर से बहुत अच्छा से मिलने लगेगा, क्योंकि अगले चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों परीक्षा में आते हैं उस चैप्टर से। जैसे भारतीय इतिहास का अध्ययन के स्रोत के बारे में, उसके बाद पाषाण काल आएगा। ये सारे आगे वाले जो चैप्टर है उससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें दोनों क्वेश्चन हम बताएंगे, और इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बता रहे हैं। अगले चैप्टर में बताएंगे दोनों क्वेश्चन। चलिए इससे बात करते हैं। ये वाला पहला हम लोग का क्वेश्चन है, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? ये मैक्स मुलर, बी टॉलमी, सी जॉन और डी हेरोडोटस। बताइए किसको कहते हैं इतिहास के जनक? मैक्स मुलर को, टॉलमी को, जॉन को, हेरोडोटस को? तो ये कहते हैं हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को कहते हैं इतिहास का जनक, यानी कि हिस्ट्री का जनक, यानी कि पिता कहते हैं। हिस्ट्री का पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। और टॉलमी का जियोग्राफी का जनक कहते हैं। किसको? जियोग्राफी का जनक, यानी कि भूगोल का जनक किसको कहते हैं? टॉलमी को। ध्यान रखिएगा। देखिए 2 क्वेश्चन हो गया ना, इतिहास का जनक हेरोडोटस, और ये टॉलमी किसका हुआ? ये जियोग्राफी का जनक हुआ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी है भारत में कब आई, हमने बताया था। चलिए बताइए इसमें से। तो 1700 ईस्वी में, 1800, 1600 ईस्वी में, या डी 1900 ईस्वी में? जो पढ़े होंगे वो बता देंगे। चलिए बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा 1600 ईस्वी। कौन होगा? 1600 ईस्वी। अब 31 दिसंबर, ध्यान रखिएगा डेट, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को उन लोगों को परमिशन मिला था। अगर एक को दिन देरी हो जाता तो क्या हो जाता? 1 जनवरी, यानी 1601 हो जाता। क्या हो जाता? 1601। लेकिन उनको क्या मिला? 1600 में ही मिला, 31 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। ये अगला, ये मनु स्मृति का अनुवाद किसने कराया? मनु स्मृति का अनुवाद का मतलब समझ लीजिए आंग्ला भाषा में अनुवाद किसने करवाया मनु स्मृति? ए विलियम जोन्स, बी जेम्स प्रिंसेस, सी मैक्स मुलर और डी टॉलमी। तो ये किसने कराया बताइए? तो ये होगा इसका आंसर, विलियम जोन्स। मनु स्मृति का आंग्ला भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? विलियम जोन्स ने करवाया था। अब ये कब करवाया गया था बताइए? तो कब करवाया गया था? ये देखिए सब रिवीजन हो रहा है आपका, ये पूरा रिवीजन है। बताइए कब करवाया गया था? ये 1774 में करवाया गया था। कब? 1774। अब आंग्ला भाषा का मतलब बताएंगे हमको क्या होता है आंग्ला भाषा? आंग्ला भाषा का मतलब क्या होता है? तो आंग्ला भाषा का मतलब अंग्रेजी होता है। अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाएंगे ना, तो दूसरा भाषा में ट्रांसलेट करवा क्या करेंगे? भारतीय साहित्यों को वो अपने भाषा में ट्रांसलेट करवाए ना, ताकि पढ़े। अनुवाद का मतलब ट्रांसलेट होता है। ट्रांसलेट अपने भाषा में करवाए ना, ताकि पढ़ सके। तो इसीलिए उन्होंने आंग्ला भाषा में अनुवाद करवाया। किसने? विलियम जोन्स ने। अब चलिए आगे बढ़ते। एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? 1875, 1784, ये 1895 और 1774। तो ये हुआ था 1774
1784 में एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1784 में। उसके बाद ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ये पहले बताइए किसने करवाया था यह स्थापना, किसने करवाया था? एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी बंगाल, इसका पूरा क्या नाम है? एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी बंगाल। किसने करवाया था इसका स्थापना? तो ये करवाया था विलियम जोन्स ने करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि उनको कलकत्ता जो न्यायालय है वहां का, उनको क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय का उनको बना दिया गया था जज बनने के बाद उन्होंने एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी की स्थापना किए थे। और इसका उद्देश्य क्या था? जितने भी संस्कृत, पाली, फारसी भाषा का अनुवाद है ना, फारसी भाषा के जो भारतीय साहित्य है ना, जैसे संस्कृत में हो गया, पाली में या फारसी में, तो उनका अनुवाद आंग्ल भाषा में किया जाए। इनका उद्देश्य यही था, एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी। उसके बाद ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जोन्स, जेम्स प्रिंसेस, मैक्स मुलर या टॉलमी। तो ये किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेस के द्वारा। अब क्या हुआ? 1833 में, ध्यान रखिएगा, 1833 में जेम्स प्रिंसेस को क्या बनाया गया? 1833 में जेम्स प्रिंसेस को बनाया गया एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी के सचिव बनाया गया। जिसके बाद 3-4 साल के कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सफलता पाई। अब ब्राह्मणी लिपि क्या था? अशोक के जितने भी अभिलेख थे, अधिकतर अभिलेखों में कौन सा लिपि लिखा गया था? ब्राह्मणी। हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? ये देवनागरी है। हिंदी क्या होता है? देवनागरी लिपि। वो ब्राह्मणी लिपि था। तो देखिए, तो ये जो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। आगे बढ़ते, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। यह स्थापना, इतना भी क्वेश्चन है स्थापना। अब किसने किया ये क्वेश्चन ना आकर बस इतना तक ही आ जाता है। बताइए 1861 में, 1864 में, 1862 में, 1863 में। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1861 में, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। अब बताइए इसका उद्देश्य क्या था भारतीय पुरातत्व विभाग का? बताइए तो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था, भारत में जितने भी स्मारक, टीला, भवन, ये सारे चीज है ना, उस सब का क्या करवाना? उस सब का उत्खनन करवाना, देखना कि हाँ क्या क्या है, ये कब का है, ये यहाँ के लोग कैसे रहते थे, जहाँ पर टीला मिला है वहां पर लोग कब रहते थे, कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था, या स्मारक जिस राजा का महल मिला है वो राजा कैसा था, उसके वंश में कौन कौन था, उसका शासन कैसा चलता था, साम्राज्य विस्तार क्या था, ये सब पता करने का उद्देश्य किसका था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा का खोज कब हुआ? हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के जो पहला स्थल मिला वो हड़प्पा ही मिला था। तो उसका खोज कब हुआ था? ये 1921, 1922, 1923 या 1924 में। तो ये हुआ था 1921 में हड़प्पा का खोज 1921 में। अब किसने किया था बताइए तो? हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा का खोज। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? 1922, 1924, 1925 या 1930 में। तो ये हुआ था 1922 में। अब मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बताइए मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखल। आगे हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे ना, बहुत विस्तार से इसके बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? हड़प्पा। ये हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ना है। आगे हड़प्पा सभ्यता हम लोग को पढ़ना है। ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि इतिहास को वो लिखा कैसे गया, बस यही पढ़ रहे हैं। अगला, हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा हुआ? जो हड़प्पा ये मिला, देखिए हड़प्पा सभ्यता में पहले के जो लोग रहते थे ना, किसी न किसी नदी के किनारे ही मिलेगा वो, और कहीं नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा, जितने भी सभ्यता, संस्कृति, पहले के जो लोग रहेंगे ना, नदी के किनारे रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि पानी की सुविधा मिल जाएगी बढ़िया। नदी के किनारे जितने भी खेत होते हैं, मैदानी भाग, वहां पर फसल बहुत अच्छा होता है, घास अच्छा होता है। तो पहले के लोग क्या करते थे? क्या क्या जरूरत होता? पहले के लोगों को पशुपालन करते थे तो घास की जरूरत होता था। खेती करेंगे तो अच्छी खेत की जरूरत होगी ताकि पानी अच्छा से पहुंच पाए, और पानी की जरूरत होगा। अब अभी के जैसा कल और मोटर तो नहीं ना हो गया है पानी के लिए, मोटर चालू कर दे, ऐसा तो थोड़े है। उस समय तो ऐसा होता नहीं था। पानी के लिए नदियों का सहारा लेना पड़ता था, नहरों का सहारा। तो नजदीक रहेगा नदी के तबे ना। तो देखिएगा ये हड़प्पा किस नदी के, बताइए किस नदी के तट पर है? ए रावी, बी सतलज, सी सिंधु और डी झेलम। तो ये है रावी नदी के तट पर। फिर मोहनजोदड़ो जितने भी स्थल देखिएगा ना, किसी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? ए सिंधु, बी रावी, सी सतलज और डी ब्यास। तो ये सिंधु नदी के तट पर है।
हमें लगता है कि बहुत अच्छा से ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा से इसको क्या कर लीजिएगा, आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट देंगे। तो इसी वीडियो के नीचे ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां के बाद आपको क्या दिया जाएगा, वहां पर टेस्ट दिए ये मॉडल सेट आपको देंगे हम। और ये देखिए, और इसका अगर चैप्टर 1 का आप वीडियो नहीं देखे हैं भाग ये चैप्टर 1 का, तो आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा से हम पढ़ाए हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का वहां से देख सकते हैं। हम लोग समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता है समझ में आ गया होगा।